नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दिन रात एक करके मेहनत कर रहे होंगे अपने सपने को पूरा करने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि हमने जीएस एजुकेशन वर्ल्ड जो चैनल है हमारा यूट्यूब पे, उसके माध्यम से हमने 6 से लेकर 12 तक का जो एनसीईआरटी एंड जो जीएस का जो भी एनसीईआरटीज़ है उसको हमने टारगेट लिया है कि बहुत जल्द ख़त्म करने का। और अपकमिंग एग्ज़ाम भी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जीएस का जो भी है, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, इकोनॉमी है, तो ये सब को जो है वो 6 से 12 तक का जितना भी एनसीईआरटीज़ है जीएस सेक्शन का, जनरल स्टडीज़ वाले जिस सेक्शन का, उसको हम लोग ख़त्म करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। और दोस्तों, इसमें बहुत ही बेसिक लेवल से हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे चीज़ों को, और कॉन्सेप्ट उसको जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करते चलेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि बेहतर से बेहतर अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करें और जल्दी से जल्दी चीज़ों को ख़त्म करें, ताकि वो हमारे आने वाले एग्ज़ाम में जो हमारा जो एग्ज़ाम है वो हम लोग उस एग्ज़ाम को बेहतर कर सकें। तो इसी सीरीज़ में हम लोगों ने पॉलिटी सेक्शन से स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने लगभग 7 जो चैप्टर्स हैं उसको हम लोग ने कंप्लीट किया था। 7 चैप्टर कौन कौन से हैं उस पर एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक बार हाईलाइट क्या क्या था वो हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग एनसीईआरटी का 6 क्लास का पॉलिटी सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें इस पॉलिटी सेक्शन में हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। वो 7 चैप्टर कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग एक बार समझ लेते हैं। पहला था विविधता की समझ, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी होता है उसको उसकी समझ। फिर विविधता और भेदभाव, इसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। फिर सरकार बहुत अच्छे से पढ़ा है। लोकतांत्रिक सरकार में मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। उसके बाद पंचायती राज, जो चैप्टर 5 है वो पंचायती राज, इसमें क्या है, पंच किसको बोलते हैं, ग्रामीण मुखिया किसको बोलते हैं, ग्राम सभा किसको बोलते हैं, ये सब हमने पढ़ा है इस चैप्टर के माध्यम से। फिर गांव में प्रशासन कैसे काम करता है, गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर नगर का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे काम करता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ा था। और हम लोगों ने जो टर्म है उसको समझने का पूरा प्रयास किया था और समझ भी गया था। अब ये दो, इसमें जो 6 क्लास का जो है पॉलिटी, इसमें बस 2 ही चैप्टर बाकी है। इसमें पहला जो चैप्टर, इसमें जो 8वां जो चैप्टर है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, और 9वां चैप्टर है शहरी क्षेत्र में आजीविका। ये दोनों चैप्टर ख़त्म करने के बाद दोस्तों हमारा जो टारगेट होगा वो 7th क्लास का जो पॉलिटी सेक्शन है उसको ख़त्म करने का टारगेट होगा। फिर जैसे 7th क्लास का पॉलिटी ख़त्म होगा तो फिर हम लोग 8 क्लास पॉलिटी चलेंगे, 9 क्लास ख़त्म करेंगे, 10th क्लास ख़त्म करेंगे, फिर 11th क्लास, फिर 12th क्लास, जो भी हमारा पॉलिटी का सेक्शन है वो ख़त्म करेंगे। एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे, ताकि चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करके हम लोग बेहतर ढंग से उसको समझने का प्रयास करेंगे। और चीज़ें एनसीईआरटी की जो मतलब एनसीईआरटी का जो सरल भाषा है वो भी समझने में भी बहुत आसान होता है, तो इसलिए एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। उसके बाद जैसे ही पॉलिटिक्स सेक्शन हमारे स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम लोग उस समय में डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा टॉपिक अब उठाना है। चाहे हमको हिस्ट्री उठाना है, आप लोग जैसा कमेंट करेंगे, आप लोग के कमेंट पे हम जो है वो टारगेट लेंगे। अगर आप लोग का इंटरेस्ट होगा कि नहीं हम हिस्ट्री से स्टार्ट करें तो हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आप लोग बोलेंगे ज्योग्राफी से स्टार्ट करने के लिए, तो हम लोग 6 से लेकर 12 तक का वही चैप्टर मतलब उसी सब्जेक्ट का जो है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख सके। जीएस जो भी सेक्शन है उसको बहुत ही बेसिक लेवल से हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जो हमारा 8वां जो टॉपिक है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इकाई 4, ये रोमन अंक में लिखते हैं हम 4, फिर इसको 5 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, फिर इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं और इसको 5 बोलते हैं। तो ये रोमन अंक की भाषाएं हैं। अब देखिए ये आपको कुछ कार्टून के माध्यम से यहाँ चित्रण किया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक हजाम जो है वो बालों को काटता है, जिसको बावर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप गांव में देखते हैं, गांव में आजीविका जो टॉपिक है हमारा, इसको पहले बेसिक हम लोग समझते हैं कि ये टॉपिक का मतलब होता क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का मतलब होता है आय का मुख्य साधन। आय जो है वो गांव वाले क्षेत्र में ग्रामीण जो लोग हैं वो कैसे अपने जीवन का यापन करते हैं, अपने जीवन में आय का स्रोत कहाँ से ढूंढते हैं, क्या काम करते हैं जिससे उनका परिवार चल सके, उनका पेट भर सके। तो उसी टॉपिक पे हम लोग डीप में बात करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला जो आपको चित्र दिखाया जा रहा है, आपको एक मतलब बाबर का दिखाया जा रहा है, हजाम का दिखाया जा रहा है। आप जानते होंगे कि ये नाई की दुकान पे जो है वो बाल कटिंग का काम होता है। गांव देहात में जब आप जाते होंगे तो एक मठ लगता है। मठ मतलब मेला टाइप का लगता है, जिसको हम लोग पेठिया बोलते हैं। गांव में ग्रामीण भाषा में बोलते हैं हम लोग पेठिया या हाट बोलते हैं। ये सब एक ही टर्म है, तो ये हाट बोलते हैं। तो जब हाट या पेठिया या मठ या जो भी लगता है, मेला लगता है, तो उसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के आपको आजीविकाएँ के साधन दिखने को मिलेंगे। कुछ लोग जो हैं वो नाई की दुकान खोले रहते हैं, कुछ लोग जो है वो किराना की दुकान खोले रहते हैं। किराना जिसको जनरल स्टोर भी बोलते हैं, इसको बहुत जगह पे मोदी दुकान भी बोलते हैं, मोदी की दुकान। ये किराना जनरल शॉप ही है, इसको ग्रॉसरी आइटम जिसको बोलते हैं। फिर बहुत जगह जो है आपको नाश्ता का दुकान दिखेगा, आपको बहुत जगह आपको इलेक्ट्रिसिटी का दुकान दिखेगा, आपको बिजली का दुकान दिखेगा, बहुत आपको साइकिल रिपेयरिंग का दुकान दिखेगा, आपको बहुत जगह आपको मेडिकल शॉप का भी दुकान दिखेगा आपको। तो ये सब जो है वो प्रमुख आय के साधन है, आजीविका के साधन है। अब जैसे इसमें देखिए कि इसमें लोग कृषि का भी जो है वो कृषि भी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि लोग जो है अपना कृषि करके भी जो है वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, परिवार का पालन करते हैं। फिर आपको कुछ कंप्यूटर जनित भी काम दिखेंगे आपको, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंक जो है वो होते हैं। गांव वाले क्षेत्र में जैसे ग्रामीण बैंक हो गए, या कुछ अगर रूरल एरियाज़ में है तो वहाँ भी कुछ पब्लिक सेक्टर भी बैंक होते हैं। या इसके अलावा भी इसको बैंक, अगर एक साइड से एक बैंक समझते हैं तो आप बैंक का उदाहरण ले सकते हैं। नहीं तो आप इसको एक साइड से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो कंप्यूटर जनित दुकान सब हैं, मतलब कंप्यूटर वाला जो भी शॉप है, कंप्यूटर वाला जो भी शॉप है या ऑनलाइन सिस्टम वाला जो भी शॉप है, जहाँ पे ऑनलाइन का सारा काम होता है, वो भी आजीविका का माध्यम होता है। उसके बाद साग सब्जियाँ जो बेचते हैं, जो फल सब्जी जो मार्केट जो लगता है हमारा गांव में, वो भी जो है एक आय का प्रमुख साधन माना जाता है। तो ये सब जो है वो एक चित्रण किया गया है जिसमें बताया गया है कि आजीविकाएँ के कौन कौन से साधन उपलब्ध हो सकते हैं गाँव में। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि आखिर इस टॉपिक में क्या स्टोरी ऐसी रहेगी जिसके बारे में हम लोग उसको पढ़ेंगे और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का मतलब बता दिया आपको कि आय का स्रोत। पहले पार्ट में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। विविधताओं मतलब डाइवर्सिटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। विविधता मतलब भिन्नताएं पर नज़र डाली है। हमने इस पर भी विचार किया है और अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले वहाँ के लोगों के काम धंधे कैसे असर पड़ते हैं। तो हमने जो पहला जो चैप्टर था हमारा विविधता की समझ, इसमें हम लोगों ने पढ़ा है और अच्छे से समझा है कि विविधता कैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो जाती हैं। वहाँ के रहन सहन, खान पान, आजीविकाओं के साधन भी जो है वो अलग अलग हो जाते हैं।
तो ये धीरे धीरे कैसे लोगों के जीवन पे, एक दूसरे के जीवन पे जो है कैसे असर डालती है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। और अब इसमें और अच्छे बेहतर ढंग से समझेंगे, बेसिक लेवल से समझेंगे। यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें, दूसरे चीज़ें किस तरह से उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब दोस्तों जैसा हम लोग पहला टॉपिक में पढ़ा था, एक लद्दाख का मतलब उदाहरण दिया था, लद्दाख का उदाहरण दिया था, एक केरल का उदाहरण दिया था कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के रहन सहन, खान पान कैसे अलग हो जाते हैं, वहाँ का वातावरण भी कैसे अलग हो जाता है। एक पूरा जो है पूर्वी एरिया में रहता है, एक पश्चिमी एरिया में रहता है। मतलब ये जो हमारा भारत का एक पूर्वी क्षेत्र में रहता है, मतलब उत्तर के पूर्वी क्षेत्र में, कश्मीर के पूर्वी क्षेत्र में रहता है, और एक जो है वो केरल हमारा पूरा एकदम दक्षिणी छोर में रहता है। तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के खान पान, वहाँ का रहन सहन सब अलग हो जाता है, काफ़ी अलग हो जाता है। इसके बारे में हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल देखिए। अब कैसे उनके जीवन को प्रभावित करता है, तो हमने इस पर भी विचार किया है कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने काम धंधा पर कैसे असर पड़ता है, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ के फसलें, दूसरी चीज़ें किस तरह से उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पार्ट में हम यह भी देखेंगे कि लोग किन विभिन्न तरीक़ों से अपनी आजीविकाएँ चलाते हैं, कैसे आय का स्रोत ढूंढते हैं। पहले दो पार्टों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे, क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के लिए समान अवसर होते हैं, समान अवसर उपलब्ध है, क्या सब लोगों के पास जो है बराबर अवसर मिलते हैं कि हाँ आजीविका के स्रोत हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे इसमें पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि प्रत्येक लोग जहाँ भी जिस जगह पर रहते हैं, वहाँ पे लोगों की आजीविकाओं के साधन अलग अलग हो जाते हैं या नहीं है। उनके जीवन की परिस्थिति एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं, क्या उनकी जीवन की परिस्थिति एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, और इसे भी हम देखेंगे। इसके बारे में हम लोग पूरे अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे एक दूसरे से लोग भिन्न होते हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसे अलग हो जाती हैं, वहाँ का आय का स्रोत कैसे अलग हो जाता है, उनका जीवन जो है वो कैसे प्रभावित होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब इसमें देखिए कि आपको जो इससे पहले भी बताया इसमें कि ग्रामीण क्षेत्र में जैसे आपको मतलब कुछ व्यवसाय जो है वो ठेले पे भी कुछ लोग जो है अपना दुकान करते हैं। कुछ नाश्ता का भी दुकान होता है, जलपान का भी दुकान होता है, कुछ नाई का भी शॉप होता है, कुछ सब्जियों का शॉप होता है, कुछ जो मतलब चिकन विकन का भी शॉप जो है वो लगाते हैं, कुछ फल फूल का भी शॉप लगाते हैं, कुछ जो है वो गुब्बारे का भी शॉप लगाते हैं। तो ये जो है वहाँ पे लोकल लेवल पे जो है वो गांव में भी आपको देखने को मिलता है, वो शहर में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के लोग जो है अपनी जीविकाओं का जो है वो अपनी जीविकाओं के जिसमें वो सक्षम होते हैं, वो उस तरह की का व्यवसाय करते हैं। ऊपर दी गई तस्वीरों में जो लोग काम करते हुए दिख रहे हैं, उस काम का वर्णन कीजिए, इसके बारे में समझेंगे। और खेती से जुड़े कुछ अलग कीजिए, इसमें जो खेत से जुड़े हुए हैं उनको अलग करना है। और ये एक मतलब होमवर्क के तौर पे दिया गया है कि आप उस चित्र को देखें और उसके बारे में बताएं। अब देखिए यहाँ पे गांव का नाम आता है कलपट्टू गांव। कलपट्टू गांव, इस गांव के बारे में, ये कलपट्टू गांव जो है वो कहाँ है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कलपट्टू गांव तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। तमिलनाडु में एक समुद्र तट के पास जो है वो कलपट्टू। तमिलनाडु है कहाँ पे तो देख लेते हैं हम लोग। तो जो हमारा भारत है, तमिलनाडु, इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है तमिलनाडु का, ये क्षेत्र में एक गांव हुआ है तमिलनाडु में कलपट्टू। अब देखिए दोस्तों, ये कलपट्टू जो है वो तमिलनाडु में है। अब थोड़ा मैप में देख लेते हैं। ये हमारा इंडिया, प्यार से इंडिया का मैप है, जिसमें ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तर दिशा बोल सकते हैं इसको। ये उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है और पश्चिम है। तो ये जो हमारा तमिलनाडु है, इसके चारों साइड में ये क्या है, ये इस साइड में जो है बे ऑफ बंगाल है और नीचे जो है हिंद महासागर है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो लोगों का आजीविका का जो साधन होगा वो मुख्यतः क्या होगा,
वो मुख्यतः जो है वो मछली पालन होगा। और मछली जो है वो मछली मार के, या जो मछली जो समुद्र से मतलब निकालते होंगे, मछली का व्यवसाय ज़्यादा करते होंगे वहाँ पे लोग। अब देखते हैं, ये तमिलनाडु हमने बता दिया है कि वो पूरा का पूरा जो है वो साउथ में, साउथ का सबसे लास्ट पार्ट है वो। तो आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास, जो समुद्र तट के पास जो है वो जो गांव है वो कलपट्टू है। यहाँ के लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गाँवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई और काम होते हैं। दूसरे गाँवों की तरह जो है यहाँ भी खेती के अलावा और भी दूसरे काम होते हैं, जैसे कि टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनना। यहाँ भी जो है वो टोकरी बनाते हैं लोग, बर्तन बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, ईंट जो है वो ईंट का भी व्यवसाय जो करते हैं वो, बैलगाड़ी जो है वो भी बनाते हैं और इत्यादि ये भी बनती हैं। मतलब बैलगाड़ियाँ और भी इसके अलावा जो है और भी सामान्य और भी चीज़ें जो है वहाँ पे यहाँ पे लोग करते हैं। कलपट्टू में कुछ लोग जो है वो नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाला और लोहार के रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। तो आप देखते होंगे कि आजीविकाओं के जो है मतलब जो लोग अपने जो वो लोग जो हैं वो अपनी क्षमताओं के हिसाब से जो है अपने आजीविका का स्रोत ढूंढते हैं। जैसे कुछ लोगों की क्षमता जो होती है वो टोकरी बनाने की होती है तो वो टोकरी बनाते हैं। कुछ लोग की क्षमता जो है वो धोबी की होती है तो धोबी का काम करते हैं। कुछ लोगों की क्षमता जो होती है वो साइकिल बनाने की तो साइकिल बनाते हैं। कुछ लोग जो है वो नर्स की क्षमता रखते हैं तो वो नर्स होते हैं। कुछ लोग डॉक्टर बनने की क्षमता रखते हैं तो डॉक्टर बनते हैं। तो ये जो है सभी लोगों का अपना अपना आजीविका का जो एक अलग अलग स्रोत है, आजीविका के करने का एक अलग अलग ढंग है। यहाँ कुछ दुकानदार भी हैं और कुछ व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वो बाजार की तरह दिखती है और उसमें आपको तरह तरह की कोई छोटी दुकान दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान, और 2 दुकानें बीज या खाद की भी दिखेंगी। ये सब आपको गांव में दिखता होगा। 4 दुकानें चाय की हैं जिसमें जहाँ टिफ़िन मिलता है। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो चाय की दुकान के साथ साथ जो है वो टिफ़िन का भी दुकान करते हैं। यहाँ टिफ़िन का मतलब होता है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे कि सुबह इडली, डोसा, उपमा जो है ये सब का भी आपको पता ही होगा कि जो इडली, डोसा ये सब जो है वो साउथ में बहुत टेस्टी मिलता है। साउथ कभी आपको जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ पे आप ये सब चीज़ें आपको नाश्ते में मिलेंगी, जो कि आप खाएंगे तो बहुत मन खुश हो जाएगा आपका। और शाम के नाश्ते में बड़ा पाव, बीड़ा, मैसूर पाक, ये सब जो है वो खाने के आइटम का सामान है। ये खाने का जो है वहाँ विभिन्न प्रकार का पकवान भी मिलते हैं। चाय की दुकान के पास जो है कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की दुकान है। वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है, जहाँ में गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का भी काम करते हैं। गांव की छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गांव जो है वो छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है और सिंचित जमीन पर मुख्य रूप से जो है वो धान की खेती होती है, जहाँ ज़्यादातर परिवार जो है खेती के द्वारा अपना आजीविका कमाते हैं, दो पैसा कमाते हैं ताकि उनका परिवार अच्छे से चल सके। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी जो है यहाँ उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कि कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। तो ये जो है वो कलपट्टू में कुछ लोग जो है वो धान की बुआई कर रहे हैं, रुपाई कर रहे हैं। धान की रुपाई कमरतोड़ काम होता है, बहुत मेहनत लगती है धान की रुपाई में। पहले वो पानी वानी ज़्यादा होना चाहिए। धान की जो बुआई होती है, रुपाई होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ही पानी होना चाहिए। अब तुलसी, हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू के बीच एक धान की खेत है। शादी से पहले भी मैं मायके में धान की खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं 8:30 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। वो भी करुथम्मा एक जो है नाम है वहाँ के व्यक्ति का। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जहाँ पे मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है और यहाँ पर उन मौक़ों में से
अभी जो है वो धान की जो रोपाई है वो उनमें से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। तो ये एक प्रोसेस होता है, पहले रुपाई होती है, फिर निराई होती है, फिर उसका कटाई होता है। तो ये एक प्रोसेस होता है धान का। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब मुझे जैसे जैसे उम्र हो रही है उसे मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबाए रहने में काफ़ी तकलीफ होती है। रामलिंगम का दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है एक दिन का। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से थोड़ा सा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गाँव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता है। मतलब ये उनका एक आंतरिक जो उनकी कथाएं, मतलब उनकी जो बातचीत चल रही है वो अपने बातों को यह स्पष्ट करना चाहती है कि मुझे अगर गांव में जो भी उनसे जुड़ा हुआ काम होता है, कटाई का, बुआई का या रुपाई का जो भी काम चलता है, वो मुझे ही बुलाते हैं, क्योंकि वो और दूसरे लोगों की तरह जो है वो सस्ते मजदूर के चक्कर में नहीं पड़ते हैं और मुझे ही काम देते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ काम करती हूँ। मेरे पति रमन भी एक मजदूर हैं। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई जो है वो छिड़काव का काम करते हैं। मतलब खेतों में जो है वो कीड़े की दवाई जो है वो छिड़कते हैं, ताकि उसे जो फसल है उस पर कीड़ा न लगे। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता है तो उसे पास ही खान से पत्थर या बालू, नदी से बालू निकालने का काम मिल जाता है। और पत्थर और बालू के पास जो उसका जो काम है, पत्थर और बालू का जो काम है, वो शहरों में मकान बनाने के काम में लाया जाता है, जो इसमें ट्रक से वो आवागमन होता है। तो खेतों में काम करने के अलावा जो है मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सफाई करती हूँ और दूसरी औरतों के साथ जो है जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। और गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल वहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा जो पति है घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। तो दोस्तों अभी भी जो है वो गांव में पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है, बोरवेल का प्रयोग करना पड़ता है। वहाँ से पानी लाया जाता है तब जाके घर में, और पीने का पानी जो है वो आ जाता है। बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि बोरवेल से ही लोग पानी लाते हैं या नदियों से, तालाब से भी पानी लाते हैं। अब ये जो है वो अपनी कहानी आगे बढ़ाती है। इसमें कहती है कि वो हमारी 2 बेटियां जो हमारे जीवन की खुशी है, दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले 7 साल में एक बीमार पड़ गई थी। पिछले साल हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी है, दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी और उसे शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ा था। हमने इसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था। रामलिंगम एक आदमी है वहाँ उससे उधार लिया था, और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय भी बेचनी पड़ी। ये तुलसी कहानी है। जैसे कि तुलसी अपने कहानी में पढ़ा, जैसा कि तुलसी की कहानी में आपने पढ़ा है कि ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवार का बहुत सारा समय जो है पानी और जलावन की लकड़ी में लाने में और जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, और लेकिन गरीब परिवार में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं गरीब परिवार में जिनसे उनको मतलब आजीविका का स्रोत नहीं होता है, लेकिन वो काम जो है वो नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है, और बिना उनको किए हुए उनका घर भी नहीं चलेगा। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उसे गुजारा भत्ता होता है उनका। घर चलाने के लिए, ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना ही पड़ता है। हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में करीब 40% जो है वो खेती और मजदूर हैं, और कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। बाकी तुलसी की तरह जो है भूमिहीन है। भूमिहीन का मतलब होता है कि उनके पास भूमि का कोई भी टुकड़ा नहीं है या भूमि नहीं है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में वो दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है, और इस तरह से पलायन कुछ विशेष मौसम में ही होता है। अब
शेखर के बारे में, उसके उससे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं। तुलसी के काम का विवरण दीजिए, वह रमन के काम से कैसे अलग है। तुलसी और रमन में जो डिफरेंसेस है वो काम से कैसे अलग है। तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मजदूर को कम पैसे पर क्यों करना पड़ता है। आपके क्षेत्र में या पास के गांव में कौन सी फसल उगाई जा रही है या उगाई जाती है, वहाँ के खेती और मजदूर किस तरह से काम करते हैं। अगर तुलसी के पास खेती की ज़मीन होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग हो जाते, वो अलग हो जाते। तो अब जैसे हमने तुलसी की कहानी पढ़ी, अब शेखर की कहानी पढ़ेंगे कि हमें यह धान अपने गांव से लेकर जाना है और मेरे परिवार में अभी भी फसल की कटाई पूरी हुई है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं और मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद कर लेता हूं और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूं। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद दे देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़ा सा कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाज़ार में बेचूँ तो ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है और जिन किसानों ने उधार लिया है उसे अपना धान बेचे। जिनसे वो उधार लेते हैं उनसे अपना धान बेचते हैं। मुझे अपने खेत में 60 बोरियां धान मिलेगी। इसमें से कुछ मैं अपना उधार चुकाऊंगा और बाकी का घर लेके जाएंगे। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वो सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और भी पैसे कमाने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं अपना रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ और वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसान से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है, उसका दूध हम यहाँ की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज़ के जो खर्चा होता है उससे वहाँ से निकल जाता है और पैसा थोड़ा सा आ जाता है, जिससे दैनिक पारिवारिक स्थिति चलती है। अब कर्ज लेने पर क्या स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि अपने पढ़ा है कि कई बार शेखर जैसा किसान जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज पे लेता है। अक्सर ये चीज़ें बीज होती हैं, खाद होती है, कीटनाशक दवाइयाँ होती है, साहूकार से कुछ कर्ज ले लेते हैं, लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होती हैं तो फसल में कीड़े लग जाते हैं, तो फसल पूरा बर्बाद हो जाता है, पूरा मेहनत बेकार हो जाता है। बारिश पूरी नहीं होने पर फसल भी खराब हो सकता है। कुछ वातावरण का अभाव भी हो सकता है कि वातावरण मौसम यदि खराब हो गया तो उसके कारण भी जो है फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे कुछ किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और भी पैसे कर्ज के तौर पर लेना पड़ते हैं। जल्द ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कभी कितना भी कमा ले उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। इस स्थिति को कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या भी कर ली है। बहुत ही दुख होता है जब किसान जो है वो कर्ज के तल में दब जाते हैं और उनको कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखता है। अंततः उनको बस एक ही रास्ता दिखता है, वो आत्महत्या का रास्ता। लेकिन मैं सभी किसानों से निवेदन करूंगा कि वो ऐसा रास्ता ना अपनाएं। आप किसी की मदद मांग सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत लोग पीछे हट जाते हैं मदद करने से। आप अपने परिवार के बारे में ज़रूर चिंतन करें। अगर ऐसा बुरा ख्याल आता है आपके दिमाग में या आपके मन में आता है तो आप प्लीज़ एक बार निवेदन है कि आप अपने परिवार का जरूर चिंतन करें कि आपके परिवार की स्थिति कैसी रहेगी आपके न रहने पे। और ऐसा कदम ना उठाएं। हर समस्या का समाधान मिलेगा, थोड़ा सा आप विचार करें, चिंतन करें, लेकिन नम्र निवेदन है कि ऐसा कदम ना उठाएं। रामलिंगम और करुथम्मा। अब रामलिंगम और करुथम्मा की कहानी पढ़ते हैं। ज़मीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया है और थोड़ी सरकारी बैंक में कर्ज लिया है। सरकारी बैंक से थोड़ा सा कर्ज लिया है। वे
कलपट्टू के आसपास के गांव से ही धान खरीदते हैं और मिल का चावल आसपास में के शहरों में व्यापारियों को बेच देते हैं। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। भारत में खेतीहर मजदूर और किसान कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतीहर मजदूर है, शेखर की तरह छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। किसान भी जो है वो 2-3 टाइप के होते हैं, एक छोटे होते हैं, एक मध्यम वर्ग में आते हैं और एक जो सबसे बड़े किसान होते हैं जिनके पास भू संपत्ति जो है या भूमि जो है बहुत ज़्यादा होती है। जो छोटे किसान होते हैं उनके पास उनका कुछ आंकड़ा होता है, उसके माध्यम से वो चयनित किए जाते हैं कि कौन बड़े किसान की श्रेणी में आएंगे, कौन मध्यम किसान की श्रेणी में आएंगे, कौन छोटे किसान की श्रेणी में आएंगे। तो सरकार द्वारा ये मापदंड तय किया जाता है। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूर के हैं और ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों में निर्भर रहते हैं। इसमें से कई भूमिहीन भी होते हैं, कईयों के पास अपनी छोटी छोटी जमीन के टुकड़े भी होते हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं और भारत में लगभग 80% किसानों का यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान जो है रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं और ऐसे किसान गाँव की अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं और उनकी उपज का भी बहुत बड़ा हिस्सा उनके भाग जो है वो बाज़ार में बेच पाते हैं, जिससे कि वो आजीविका का आय जो है वो बढ़ जाता है और अपने परिवार को अच्छे से भरण पोषण कर पाते हैं और उनका जीवन जो है वो सामान्य स्तर पे चलता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे शुरू कर दिए, जैसे कि दुकान चलाना, सूद पर और ब्याज देना, छोटी छोटी फैक्ट्री चलाना। ये सब जो है वो बड़े बड़े किसान जो है उस पर काम करते हैं। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ जो है लोग जंगल की उपज भी और पशुओं पर भी आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गाँव में खेती और जंगल की उपज है और दोनों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन मानी जाती है। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने और शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने के काम के अतिरिक्त आय में मदद मिलती है। ये सब करने से जो है वो आय में बढ़ोतरी होती है और मदद भी मिलती है। इससे परिवार भी उनका अच्छे से चल पाता है। इसी तरह सरकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका का कमाने का मुख्य साधन हो जाता है। समुद्र तटीय इलाके में हम देखते हैं कि पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए होते हैं। आइए अरुणा और परिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने के लिए परिवार के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। और यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहते हैं। कलपट्टू के पास एक जो है पुदुपेट नाम का गांव है, वहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ जो है आपको दोस्तों दिख रहा होगा कि नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती होती है। यह एक गांव है जहाँ की जिसका नाम जो है चियाजामी, जिसका नाम जो है एक नागालैंड का एक गांव है जिसका नाम है चिजामी है। यह नागालैंड में फेक ज़िले में, ये जो है फेक डिस्ट्रिक्ट में है और इस गांव में रहने वाले लोग जो है चसेंगसंग समुदाय के हैं और ये वहाँ पे जो है वो सीढ़ीनुमा खेती होती है। सीढ़ीनुमा का मतलब होता है कि आपने सीढ़ी देखा होगा, वहाँ पे पानी ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाते हैं, पानी ज़्यादा उस जगह पे लगने नहीं देते हैं। वो सीढ़ी के माध्यम से जो है पानी वो नीचे आ जाता है और खेत जो है सुरक्षित रहता है। पहाड़ी पर वहाँ पे पहाड़ भी है जिसके कारण वहाँ पे ढलाई नुमा जो है वो सीढ़ी बनाई जाती है जिससे पे खेती वो कर पाते हैं। पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट दी जाती है और यहाँ जमीन के सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़ों के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है जिससे कि पानी भरा रह पाए और यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे कि पानी को अगर स्टोर करना पड़ेगा, जैसे चावल का खेती अगर करेंगे तो वहाँ पे पानी को स्टोर करना पड़ेगा। तो पानी को स्टोर करने के लिए वो क्या करते हैं कि जैसे सीढ़ी नुमा होता है तो साइड से वो थोड़ा सा पानी को स्टोर करने के लिए वो रोकने के लिए वहाँ पे आरी भी बना देते हैं, जिसके कारण वो पानी अगर उसमें आता है तो वो स्टोर हो जाता है, रुक जाता है और उसके बाद जो है वहाँ चावल की खेती हो जाती है। लेकिन कुछ फसल में जो है वो पानी का प्रयोग जो है वो ज़्यादा अगर पानी रखेंगे तो वो फसल ख़राब हो जाती है। इसलिए सीढ़ीनुमा खेत जो है वो इसलिए भी लगाए जाते हैं ताकि पानी वो स्लोप के माध्यम से जो है वो नीचे आ जाए। लेकिन कुछ फसल में जहाँ पे पानी बिना पानी के वो नहीं उपज हो पाएगा तो पानी को स्टोर करने के लिए हम सीढ़ीनुमा का भी प्रयोग करते हैं, जिससे कि वो किनारे में वो आरी बना देते हैं जिससे कि पानी वहाँ पे रुक जाता है और फिर चावल की फसल वहाँ पे हो पाती है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं जैसा बताया हमने, जिससे पानी भरा
रह पाए और यहाँ चावल की खेती सबसे अच्छा हो जाती है। और चिजामी के लोग जो हैं कि लोगों के पास अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेत में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और जिससे कि इकट्ठा होकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। और जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह जो है इकट्ठा बैठ कर खाना खाता है और ऐसे कई दिनों तक काम चलता रहता है। और जब तक काम खत्म ना हो जाए तो ऐसा ही चलता रहता है उनका। तो अब अरुणा परिवेलन की कहानी पढ़ते हैं। अरुणा परिवेलम जो है वो पुदुपेट नाम के गांव में रहते हैं, जो कि कलपट्टू के पास है। और ये दोनों जो है मछली पकड़ने का काम करते हैं। तो पढ़ते हैं इनके बारे में। अरुणा परिवेलम। तो पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़ के अपनी आजीविका चलाते हैं और उनके घर जो समुद्र के पास ही हैं, वो चारों ओर जाल और कैटामरेन मछुआरों की खास तरह का एक छोटा सा नाव होता है। कैटामरेन एक खास तरह का जो है वो मछुआरों के लिए एक छोटा सा नाव का नाम है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि कैटामरेन किस चीज़ का नाम है, वो किस चीज़ से बिलोंग करता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये मछुआरों के लिए खास तरह का छोटा सा नाव है, उससे बिलोंग करता है। ये पंक्तियाँ दिखाई गई हैं, अब आप देख सकते हैं। ये कैटामरेन है, ये नाव की तरह ही दिखता है। ये सुबह 7 बजे समुद्र के किनारे बड़ा गमी रहती है और इस समय सारे कैटामरेन मछली पकड़ कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। मेरा पति परिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बहुत देरी से लौटे हैं। वे बहुत परेशान हो गए थे कि ये हमारे कैटामरेन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं और उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। अब ये जो है समुद्र में जाने के बाद, तूफान में फंस जाने के बाद जो बहुत मुश्किल है कि वहाँ से लौट पाना। आज जो मछलियाँ पकड़ी गई थी उनमें से मेरे परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ से उठाकर रख दी हैं, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। मतलब वहाँ पे बोली लगाई जाती है मछलियों को बेचने के लिए। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वो 4 भागों में बांट दिया जाएगा। 3 हिस्से जो है उनमें से लोगों में बांट देते हैं और मछली पकड़ने के लिए बाकी एक हिस्सा जो है उसमें से मिलता है उसकी नाव या जाल वगैरह खरीदने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए अलग निकाल देते हैं। क्योंकि जाल कैटामरेन और उसका इंजन हमारे हैं तो वो हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। और हमें बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है और जो कि कैटामरेन से लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं जो और ज़्यादा मछलियाँ मिल पाती हैं। इसमें जब वहाँ से पकड़ लाते हैं तो ये अपने हिस्से के हिसाब से जो है वो 4 हिस्सों में बांट देते हैं और उसमें जिसका नाव है या जिसका मोटर है या जिसका और भी उसमें हिस्सेदारी होती है तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। इसमें नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछली खरीदती हैं वे टोकरे भर भर के पास के गाँव में जाके बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी होते हैं और जो सर की दुकानों में मछली खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ और शाम में मेरा पति जो है और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे से फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर हाल में मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते हैं क्योंकि मछलियों का प्रजनन का समय रहता है, इसलिए जो है वो नहीं जा पाता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं और इस कारण बाद में हमें मजबूरी से में उसी व्यापार को मछली बेचनी पड़ती है, व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते हैं। फिर मतलब हम अपना प्राइस नहीं बता पाते हैं कि यह मछली को हम कितने में बेचना है क्योंकि हमने उनसे उधार लिया रहता है। इसलिए हमारी मजबूरी बन जाती है कि वो जो प्राइस तय करेंगे, जो कीमत तय करेंगे उसी कीमत पे हमको बेचना पड़ेगा। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल हो जाता है। पिछले साल सुनामी के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन क्या हो सकते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने आय विभिन्न तरीके से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी के काम को करते हैं, कुछ अन्य काम को भी करते हैं, आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेती को तैयार करना है, रोपाई है, बुआई है, निराई है, कटाई है। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के जीवन ऋतु में इर्द गिर्द चलता ही रहता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त हो जाते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के
अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के फसल उगाते हैं, और फिर हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और हम कितना कमा पाते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि हम जिस ज़मीन को जोतते हैं हम वो कैसी है वो उस पर डिपेंड करता है कि हम उसमें कितना कमा पाते हैं। अगर अच्छी उपजाऊ ज़मीन होगी तो ज़्यादा फसल होगा, अगर उपजाऊ ज़मीन नहीं होगी तो कम फसल होगा, और फसल भी नष्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरों पर निर्भर रहते हैं, और ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाज़ार से बेचने के लिए फसलें को ही उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वो पैसे उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए उनके परिवार को काम की खातिर जो उधार लेना पड़ता है, और फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम करने का आजीविका नहीं रहता है। मजबूरी में उनको उधार लेना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर ज़्यादातर छोटे किसान, खेतिहर मजदूर और मछली पकड़ने वाले परिवार और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिलता है। दोस्तों, जैसा कि इस चैप्टर में आपने देखा कि पूरे चैप्टर में जो है वो गांव में आजीविका, इसी का सार है। इसी के बारे में बताया है कि गांव में जो भी लोग होते हैं उनका रहन सहन का, खाने पीने का, या उनका जो है परिवार का कैसे जीवन बीतता है, या उनके अपने परिवार के जीवन को संभालने के लिए, बचाने के लिए, या उनके भरण पोषण के लिए क्या क्या वो काम करते हैं, क्या क्या दो पैसा कमा के लाते हैं, किस काम को वो किस ढंग से करते हैं ताकि वो उनका परिवार चल सके। जैसे जैसे जिनका सामर्थ्य होता है वैसे वो कमाते हैं। कुछ लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं, तो कुछ लोग बुआई का काम करते हैं, कुछ लोग मतलब रुपाई का भी काम करते हैं, कुछ लोग कटाई का भी काम करते हैं जिनके पास कम खेत होता है। फिर कुछ लोग बढ़ई का काम करते हैं, कुछ लोग मतलब वो नाई का भी काम करते हैं, कुछ लोग कारपेंटर का भी काम करते हैं, कुछ लोग पेंट का भी काम करते हैं, कुछ लोग मिस्त्री का भी काम करते हैं। तो आप अपने गांव में, अपने आसपास में इस चीज़ को महसूस बेहतर ढंग से कर पाएंगे, या आप अपने चारों ओर देखिए कि लोग अपने आजीविका के स्रोत के लिए क्या क्या काम करते हैं, कि ताकि उनको दिन का कुछ पैसा मिल जाए और वो अपने परिवार का पेट भर सके। इस पूरे चैप्टर का सार यही है कि गांव में आपको विभिन्न तरह के आय का स्रोत देखने को मिलेगा, कि लोग अपने परिवार को जीवित रखने के लिए या अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए कौन कौन सा आय का स्रोत ढूंढते हैं या काम करते हैं। कुछ को मजबूरी में काम करना पड़ता है, किनको उधार भी लेना पड़ता है, अगर काम ना मिले तो उधार भी लेते हैं। तो यही था हमारा चैप्टर, गांव में आजीविका का साधन। ग्रामीण क्षेत्र में जो आजीविका का जो साधन है, स्रोत है, ये था। और इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं। आपने संभवतः इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कलपट्टू गांव के लोग जो है वो खेती के अलावा जो है और भी कई काम करते हैं। उनमें से 5 काम की सूची बनाई है, तो ये आप सूची बना सकते हैं। कलपट्टू में विभिन्न तरह के लोग जो है वो खेती में निर्भर रहते हैं, उनकी एक सूची बनाई है। कल्पना कीजिए कि एक मछली बेचने वाले परिवार का सदस्य आपका परिवार का चर्चा कीजिए। इंजन के लिए बैंक से उधार ले कि ना ले, इस पर भी आप अपना मतलब बुद्धि विवेक का प्रयोग करें। तुलसी जैसे कि गरीब ग्रामीण मजदूर के पास जो है अक्सर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा और अन्य साधनों का अभाव होता है। अपने इस किताब की पहली इकाई की में असमानता के बारे में पढ़ा है, असमानता भेदभाव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। तुलसी और रामलिंगम के बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में बताना है, और क्या यह एक उचित स्थिति है, उसके विचार के बारे में, इसके लिए क्या किया जा सकता है। आपके अनुसार सरकार शेखर जैसे किसानों को कर से मुक्ति दिलाने के लिए कैसी मदद कर सकती है, चर्चा कीजिए। और उसके बाद जो है ये रामलिंगम और शेखर के बीच जो है वो कितनी ज़मीन है, कि क्या उसका क्षेत्र है, क्या बुआई है, कैसे उनका जीवन है, ये सब के बारे में आपको चर्चा करनी है। तो आप एक चीज़ को आप इसके बारे में गहन से विचार कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं कि ऐसा क्या फैक्टर होता है कि इनके बीच में इतनी भारी असमानताएं आ जाती हैं। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं हमारे इस गांव में आजीविका के
साधन को। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अध्याय 9 शहर क्षेत्र में आजीविकाएँ। जैसे गांव क्षेत्र में आजीविका देखे थे वैसे शहर क्षेत्र में देखेंगे। और तब दोस्तों ये हमारा चैप्टर, ये हमारा जो बुक है 6th क्लास का जो NCERT का जो बुक है वो पॉलिटी का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 7th क्लास का NCERT स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का। और कोशिश यही करना है दोस्तों कि बहुत तेज़ी से इस चीज़ को फिनिश करें और बहुत जल्द से जल्द सीखें। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड नाइट, जय हिंद।